हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर पेपर की। आज उसी सीरीज के क्रम में हम लोग देखेंगे यूपीटीटी एग्रीकल्चर मीन्स प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कृषि का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र, जो कि 2011 का है। इसमें हम उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे जो कि 2011 के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी एक नए अंदाज में। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आवश्यकता अनुसार इमेज को भी मर्ज किया गया है, जिससे कि आप लोग सॉल्यूशन को आसानी से समझ सकें। आइए दोस्तों, आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट में ईपीजीएल और हाइपोजियल जर्मिनेशन के बारे में। ईपीजीएल यानी कि उपरभूमिक अंकुरण और हाइपोजियल जिसे हम लोग कहते हैं अधोभूमिक अंकुरण। बारी बारी से इनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे ईपीजीएल। ये आप लोग देख पा रहे हैं क्या है? ईपीजीएल जर्मिनेशन यानी कि उपरभूमिक अंकुरण। उपरभूमिक अंकुरण क्या होता है? उपरभूमिक अंकुरण, आइए सबसे पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद देखेंगे अधोभूमिक अंकुरण यानी कि हाइपोजियल को। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब बीज की बुआई की जाती है तो इसमें क्या होता है? हाइपोकोटाइल, ये जो आप लोग ग्रीन पार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है? ये तेजी के साथ बढ़ता है और इसी के साथ में क्या होता है, जो बीज पत्र होते हैं वो क्या होता है? भूमि से बाहर आ जाते हैं, यानी कॉटिलीडॉन्स जो होते हैं, बीज पत्र कॉटिलीडॉन्स जो होते हैं, ये हाइपोकोटाइल के तेजी के साथ बढ़ने के कारण ये भूमि के ऊपर आ जाते हैं। और ठीक है, और ऊपर का जो भाग होता है दोस्तों, बीज पत्र के ऊपर का भाग, इसे ईपीकोटाइल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हाइपोकोटाइल तेजी के साथ बढ़ता है, जिसके कारण बीज पत्र यानी कि कॉटिलीडॉन्स जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ये होता है उपरभूमिक अंकुरण, जो कि मुख्यतः किसमें देखने को मिलता है? सेम में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सेम। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सेम। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपोजियल यानी कि अधोभूमिक अंकुरण। इसमें क्या होता है? जब बीज की बुआई की जाती है तो इसमें क्या होता है? हाइपोकोटाइल का जो डेवलपमेंट होता है यानी कि विकास होता है वो थोड़ा स्लो होता है। हाइपोकोटाइल जो होता है वो थोड़ा स्लो डेवलप होता है और ईपीकोटाइल जो होता है ये तेजी के साथ विकास करता है, जिसके कारण क्या होता है? इसमें जो ईपीकोटाइल वाला जो भाग होता है दोस्तों, वो भूमि के ऊपर आ जाता है और बीज पत्र जो होते हैं यानी कि कॉटिलीडॉन्स जो होते हैं वो मृदा के अंदर ही रह जाते हैं। इसका उदाहरण दोस्तों आप लोग समझेंगे। इसका उदाहरण है महत्वपूर्ण एक क्या? मटर और चना, जो कि आप लोगों ने देखा होगा मटर और चने में। ठीक है, तो एक बार दोबारा आप लोग समझ लीजिए ईपीजीएल उपरभूमिक अंकुरण। इसमें क्या होता है? हाइपोकोटाइल जो होता है वो तेजी के साथ बढ़ता है, जिसके कारण बीज पत्र यानी कॉटिलीडॉन्स जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अपोजिट होता है हाइपोजियल। हाइपोजियल अंकुरण में क्या होता है? जो कॉटिलीडॉन्स होते हैं वो मृदा के अंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि इसमें ईपीकोटाइल जो होता है वो तीव्र गति से विकास करता है हाइपोकोटाइल की तुलना में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? बीज पत्र जो होते हैं वो मृदा के अंदर रह जाते हैं हाइपोजियल में, और ईपीजीएल में क्या होता है? बीज पत्र ऊपर आ जाते हैं। ईपीजीएल का उदाहरण है सेम और हाइपोजियल का उदाहरण है मटर और चना। ठीक है दोस्तों, आइए इसके अलावा एक और अन्य इमेज लगा है, जिसके माध्यम से हम लोग और आसानी से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं दूसरा इमेज क्या है। यहाँ पे दोस्तों एक इमेज दिखाया गया है सेम का, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। ये है फर्स्ट लीफ, ये दोस्तों यहाँ पे हाइपोकोटाइल पोर्शन है, और ये है प्राइमरी रूट।
ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या है, ये प्राइमरी रूट हैं। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी रूट हैं, ये है प्राइमरी रूट, ये है फर्स्ट लीव और ये है हाइपोकोटाइल वाला पोर्शन, ठीक है, जो तेजी के साथ बढ़ता है। और ये है कॉर्डिडाउन्स यानी कि बीज पत्र जो कि ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अधोभूमिक अंकुरण क्या होता है और उपरभूमिक अंकुरण क्या होता है। आइए इसके बाद हम शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हम देखेंगे 2011 के उन शानदार प्रश्नों को जो कि आपके 2011 के एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। पशुओं में एटेविज्म किससे संबंधित है? क्वेश्चन है दोस्तों, पशुओं में एटेविज्म किससे संबंधित है? इंग्लिश में यहाँ पे नहीं लिखा गया है, आप लोग सुन सकते हैं। इन एनिमल्स एटेविज्म इज रिलेटेड टू, इन एनिमल एटेविज्म रिलेटेड टू। इसके ऑप्शंस हैं स्किप ऑफ ट्रेट यानी कि गुणों का गायब होना, गुणों की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट ऑफ ट्रेट, गुणों का समाप्त होना, स्पेसेस ऑफ ट्रेट, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा पशुओं में एटेविज्म। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गुणों की पुनरावृत्ति। क्या होगा? गुणों की पुनरावृत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। क्या होगा? बी। दोस्तों ये होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जीवों में क्या होता है, कभी कभी अकस्मात, जीवों में क्या होता है, कभी कभी अकस्मात कुछ ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं जो कि वर्तमान जातीय लक्षण के न होकर वो निम्न वर्गीय पूर्व जाति के होते हैं। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी अकस्मात कुछ ऐसे लक्षण जीवों में उत्पन्न हो जाते हैं जो कि निम्न वर्गीय होते हैं, वर्तमान जाति से संबंधित न होकर वो उनके पूर्वज से संबंधित होते हैं, ठीक है। इन्हीं लक्षणों को क्या कहा जाता है, इन्हीं लक्षणों की जो पुनरावृत्ति होती है इसी को एटेविज्म, इसी को एटेविज्म या पुनरावृत्ति पूर्वजता, हिंदी में इसे, हिंदी में क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति पूर्वजता। सरल भाषा में हम इस प्रकार समझ सकते हैं, पूर्वजों के निम्न वर्गीय गुणों का रिपीटेशन यानी कि अचानक रिपीटेशन होना क्या कहलाता है? एटेविज्म कहलाता है। आइए इमेज के माध्यम से यहाँ पे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक मनुष्य में होने वाली एटेविज्म को समझाने के लिए हमने एक इमेज यहाँ पे लगाया है। इसी प्रकार पशुओं में भी होता है, लेकिन इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ पाएंगे कि एटेविज्म क्या होता है। आइए देखते हैं। ये दोस्तों आप लोग एटेविज्म देख पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मनुष्यों में पहले पूंछ पाई जाती थी, लेकिन इसका उपयोग न होने के कारण धीरे धीरे इसका क्या हो गया, विलोपन हो गया। लेकिन वर्तमान समय में कई आप लोगों को एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलेंगे कि बच्चों में पूंछ कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों में पूंछ देखने को मिलती है। जब उनका जन्म होता है तो उनमें पूंछ देखने को मिलती है। ये बच्चे वैसे देखा जाए दोस्तों तो मतलब ज़्यादा दिनों तक जीवित तो नहीं रह पाते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने टीवी चैनलों में या यूट्यूब पे या अपने आसपास के क्षेत्रों में देखा होगा कि बच्चों में कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चों का जब जन्म होता है तो उनमें पूंछ देखने को मिलती है। ये निम्न वर्गीय पूर्वजों का एक लक्षण था जो कि अब वर्तमान में नहीं है, लेकिन जब इसका रिपीटेशन कभी कभी हो जाता है तो इसी को एटेविज्म कहा जाता है। दूसरे इमेज में जो हमारे पूर्वज थे उनके जो पंजे थे दोस्तों, उन पंजों को यहाँ पे दिखाया गया है। ये भी एक निम्न वर्गीय पूर्वजता है यानी कि एटेविज्म है। तो आप लोग यहाँ पे समझ पाएंगे कि एटेविज्म क्या होता है, यानी कि निम्न वर्गीय पूर्वजों के लक्षणों का रिपीट होना ही एटेविज्म कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर,
पशुओं का जन्मगत यानी कि कॉन्जेनियल डिफेक्ट यानी कमियों का क्या कारण है? कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, छूत की बीमारी, जहर पीने से या आनुवंशिकता। माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, ड्रिंकिंग पॉइजन या हेरिडिटी। पशुओं के जन्मगत यानी कि कॉन्जेनियल डिफेक्ट या कमियों का क्या कारण है? आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉन्जेनियल डिफेक्ट के बारे में पूछा गया है। पशुओं के जन्मगत यानी कॉन्जेनियल डिफेक्ट यानी कि जो पशुओं में जन्म के समय जो मतलब कमियां पाई जाती हैं, जन्म के समय ही जो पशुओं में कमियां देखने को मिलती हैं वो क्या कहलाती है? कुपोषण है, छूत की बीमारी है, जहर पीने से होती है, आनुवंशिकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आनुवंशिकता। इसे क्या कहते हैं? पशुओं में जो जन्म के समय जो कमियां देखने को मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं? आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी के कारण ये रिपीट होती हैं। ठीक है, यानी कि ये पैदाइशी होती हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं? जन्मगत डिफेक्ट। ठीक है, ये होता कैसे है दोस्तों? क्या होता है आनुवंशिकता के अंतर्गत? क्या होता है, माता पिता के जो गुणसूत्रों में या उनमें उपस्थित जो कमियां होती हैं वो उनके नवजात शिशुओं में भी आ जाती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? कॉन्जेनियल डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दुग्ध ज्वर किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता, लोहा, तांबा, कैल्शियम। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों दुग्ध जो होता है ये सॉरी मुख्य रूप से देखा जाए तो दोस्तों ज़्यादातर ये गायों में देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा ये बफेलों में भी हो जाता है। जो अधिक दूध देने वाले पशु होते हैं उनमें जब बच्चे का जन्म होता है उस समय पशुओं में क्या होता है? मिल्क फीवर आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक दूध देने वाले पशुओं से जब मिल्क निकाल लिया जाता है दोस्तों तो उन पशुओं में क्या हो जाती है? कैल्शियम की कमी यानी कि डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण उनमें मिल्क फीवर से वो ग्रसित हो जाते हैं। और मिल्क फीवर में दोस्तों खास बात क्या होती है? ऐसे अगर फीवर आता है दोस्तों तो टेम्परेचर क्या होता है? शरीर का बढ़ जाता है, लेकिन मिल्क फीवर में दोस्तों देखा गया है कि टेम्परेचर शरीर का डाउन हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए दोस्तों कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसके नियंत्रण के लिए दोस्तों क्या किया जाता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट के जो इंजेक्शन आते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट, %25 घोल में इंजेक्शन इसके आते हैं। उन्हीं इंजेक्शन्स को पशुओं को दिया जाता है जिससे इस समस्या से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये होती है एक महत्वपूर्ण समस्या जो पशुओं में देखने को मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी यानी कि FMD, फूड एंड माउथ डिजीज, किस मौसम में होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। और ये किससे होती है ये भी आप लोग बताएंगे। सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत। आप लोग बताएंगे कि FMD जो होती है पशुओं में, फूड एंड माउथ डिजीज, ये जनरली जो होती है वो किस मौसम में होती है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये एक पशुओं में होने वाली आम बीमारी है जो कि वर्षा ऋतु में देखने को मिल सकती है। ये वायरस जनित बीमारी होती है दोस्तों। FMD का वायरस जो होता है वो भारत में एशिया 1 के नाम से जाना जाता है। FMD वायरस जो होता है दोस्तों, FMD वायरस जो होता है वो भारत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? एशिया 1 के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये बीमारी जो होती है ये एक वायरस जनित बीमारी है और इसके कारण पशुओं में क्या होता है? इस बीमारी से पशुओं के थन, खुर
और सॉरी थन प्रभावित हो जाता है, खुर प्रभावित हो जाते हैं। खुरों में क्या होता है दोस्तों, घाव भी देखने को मिलते हैं। और ये बीमारी वर्षा ऋतु में पशुओं में देखने को मिलती है, यानी कि रेनी सीजन में। कब होती है दोस्तों, रेनी सीजन में पशुओं में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो दुधारू पशु होते हैं उनमें दुग्ध उत्पादन जो होता है घट जाता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है, ठीक है। और इस रोग से बचने के लिए पशुओं में वैक्सीनेशन किया जाता है। वर्षा ऋतु के समाप्त होते या वर्षा ऋतु के पहले ही पशुओं में वैक्सीन लगवा देनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रानीखेत डिजीज रिलेटेड टू विच एनिमल। रानीखेत डिजीज जो होती है ये किससे संबंधित है, आप लोग बताएंगे। और ये सबसे पहले कहाँ देखी गई थी ये भी आप लोग बताएंगे। रानीखेत डिजीज जो होती है दोस्तों ये मुर्गियों में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, मुर्गियों में। मुर्गी के अलावा दोस्तों ये अन्य पक्षियों में भी हो जाती है, जैसे बतख है, कोयल है, तीतर है, कबूतर, कावे, गिनी इत्यादि में भी दोस्तों ये बीमारी देखने को मिलती है। सर्वप्रथम इसे कहाँ देखा गया था, उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया था। उसी के नाम पर इसे रानीखेत डिजीज रखा गया है। इसका जो वायरस होता है दोस्तों, उस वायरस का नाम क्या है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पैरामाइक्सो, क्या नाम है वायरस का दोस्तों, इसका जो वायरस है, इसका वायरस है जो पैरामाइक्सो। इसका वायरस कौन सा दोस्तों, पैरामाइक्सो है, ठीक है। ये सर्वप्रथम कब देखी गई थी, 1639 और 40 में। सबसे पहले 1639 और 40 में ये उत्तराखंड के रानीखेत में ये बीमारी देखी गई थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इससे प्रभावित होने वाला इसमें कौन सा जीव है, मुर्गी। जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें क्या होगा, मुर्गी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मृदा का अस्थाई गुण यानी कि परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक इसमें कौन सा है। मृदा का अस्थाई गुण बताना है, उर्वरता स्तर यानी कि फर्टिलिटी स्टेटस, पीएच मान, गठन या संरचना। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मृदा का अस्थाई गुण यानी कि परमानेंट कैरेक्टर पूछा गया है, कौन सा होगा आप लोग बताइए। मृदा गठन क्या होगा दोस्तों, मृदा गठन। सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर जो होता है ये मृदा का परमानेंट क्या होता है, एक गुण होता है, ठीक है। मृदा खनिज कण जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये विभिन्न प्रकार के कण बालू, सिल्ट अथवा किले के बने होते हैं। मृदा में जो होता है दोस्तों, विभिन्न मृदा वर्ग में कणों के अपेक्षिक अनुपात को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, मृदा कणाकार कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो मृदा का अस्थायी गुण क्या होता है, सॉइल टेक्सचर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। नाइट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, पैरागोलिक एसिड या सिट्रिक एसिड। कौन सा अम्ल है जो ऑक्सीजन को सोख लेता है यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा पैरागोलिक एसिड। क्या होगा, पैरागोलिक एसिड। दोस्तों ये पैरागोलिक एसिड जो होता है, जलीय पौधे जो होते हैं, जलीय पौधे माइरियोफाइलम,
जलीय पौधे मायरियोफाइलम, जलीय पौधे मायरियोफाइलम स्पाइकेटम, जलीय पौधे मायरियोफाइलम स्पाइकेटम से प्राप्त किया जाता है, जो कि हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित कर एक रंगहीन विलयन से भूरे रंग के विलयन में बदल जाता है। जो इसका विलयन होता है दोस्तों वो रंगहीन होता है, लेकिन ये जब क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तब इसका रंग क्या हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पैराबोलिक एसिड। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधों को जिन दो तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है पोटेशियम, और पौधों के लिए जो दो यहाँ पे तत्व दिए गए हैं उसके अलावा उनमें से एक तीसरा तत्व आप लोगों को बताना है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। आप लोग बताएंगे वो राइट आंसर क्या होगा, जिंक, कॉपर, नाइट्रोजन, सल्फर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पौधों के लिए दोस्तों आप लोगों को पता है कि बृहद पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, NPK। क्या होता है, NPK। तो दो तत्व तो आप लोग को पता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके अलावा इसमें कौन सा पोषक तत्व होगा, यानी कि यहाँ पे पोटेशियम दिया गया है दोस्तों। पोटेशियम के अलावा इसमें से और कौन सा तत्व है जो कि बृहद पोषक तत्व के अंदर शामिल किया गया है, क्या होगा दोस्तों, नाइट्रोजन। क्या होगा राइट आंसर, नाइट्रोजन, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, दो तो ये हो गए, तीसरा है पोटेशियम। तो इसमें से पोटेशियम आपका क्वेश्चन में दे दिया गया है, एक दूसरा होता है फास्फोरस, तीसरा इसमें से नाइट्रोजन आपके यहाँ पे एग्जाम्पल में ऑप्शंस में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। जिंक है, कॉपर है, सल्फर है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व में रखे गए हैं। सल्फर जिसमें से क्या है, गौण पोषक तत्व में रखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है, कार्बन, जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस। आप लोग बताएंगे हरी खाद जो होती है, हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है, यानी किस तत्व की आपूर्ति के लिए हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, कार्बन, जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। कि जितनी भी हरी खाद होती हैं इनका प्रयोग नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान में भारत के सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती की फसल कौन सी है। यानी कि यांत्रिकीय खेती का मतलब दोस्तों ये होता है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें सर्वाधिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या होगा, गेहूं। क्या होगा दोस्तों, गेहूं। राइट आंसर क्या होगा, गेहूं, क्योंकि गेहूं में ही सर्वाधिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, दूसरे नंबर पे गन्ना, फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा गेहूं जिसमें सर्वाधिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, गन्ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। वाटर हार्वेस्टिंग पूछा गया है, आप लोगों को बताना है कि वाटर हार्वेस्टिंग शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। डॉक्टर GS सल, डॉक्टर लाल मायोर्स या मेयर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। वाटर हार्वेस्टिंग, व्हाट इज अ वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द से आप लोग समझ गए होंगे
कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में वर्षा के पानी को मतलब जो स्टोर किया जाता है, बाद में उस वर्षा के जल को सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी वर्षा के जल को संरक्षित करना ही क्या कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, शुष्क क्षेत्रों में वर्षा के जल को संरक्षित करना ही क्या कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। और इस शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, मायोर्स ने प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था, मायोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। राइट आंसर क्या होगा, सी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धान के थ्रेसर में गहाई करने वाले ड्रम यानी कि थ्रेसिंग ड्रम का प्रकार कैसा होता है। छड़ प्रकार होता है, हथौड़ा मिल प्रकार होता है, यानी कि खूंटी प्रकार, पेग टाइप, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा पेग टाइप। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा जो धान की मड़ाई करने वाले थ्रेसर होते हैं, ये दोस्तों वास्तव में सबसे पहले इनका प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा था, जापान में। ये जो टेक्नोलॉजी है ये जापान की टेक्नोलॉजी है, यानी कि धान के जो थ्रेसर हैं इनका प्रयोग सर्वाधिक कहाँ पे किया जा रहा था, जापान में। इसी टेक्नोलॉजी को भारत में अपनाया गया है, यानी कि धान की थ्रेसिंग करने वाले जो थ्रेसर हैं ये किसकी देन है, जापान की देन है। अब इनका प्रयोग भारत में सर्वाधिक किया जा रहा है दोस्तों। और इसका जो टाइप होता है खूंटी प्रकार, इसमें जो थ्रेसिंग ड्रम होता है किस प्रकार का होता है, खूंटी प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, सी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो धान की गहाई करने वाले थ्रेसर में जो थ्रेसिंग ड्रम होता है वो किस प्रकार का होता है, पिक टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश लीडिंग स्टेट कौन सा है, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ड्रिप इरिगेशन, दोस्तों ड्रिप इरिगेशन को ही ट्रिकल किस नाम से जानते हैं, ट्रिकल या टपकदार या बूंद बूंद सिंचाई, इसी को ट्रिकल, टपकदार या बूंद बूंद सिंचाई के नाम से भी, बूंद बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका प्रयोग सर्वाधिक कहां पे दोस्तों होता है, इसका प्रयोग सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है। सर्वाधिक प्रयोग कहां पे होता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की दोस्तों बात की जाए और वाटर एफिशिएंसी की बात की जाए दोस्तों, तो वाटर यूज एफिशिएंसी जो होती है इस सिंचाई में 90 से 95% तक होती है। ठीक है, यानी कि इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी होती है सभी सिंचाइयों में सर्वाधिक होती है। जो महाराष्ट्र का 32 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है दोस्तों, जिसमें से 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जो होती है वो ड्रिप इरिगेशन यानी कि 18% जो भाग है उसकी सिंचाई जो होती है वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही की जाती है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी जो थी ड्रिप इरिगेशन की, ये किस देश से अपनाई गई थी, यानी कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था, इजराइल। ये कहाँ से हायर की गई है, इजराइल से। यानी कि ड्रिप इरिगेशन जो मेथड है ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है, इजराइल से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भूमि की आर्द्रता का मापन किस मीटर के द्वारा किया जाता है, टेंसियोमीटर, थर्मामीटर, पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भूमि की आर्द्रता यहाँ पे पूछी गई है, भूमि की आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि भूमि की जो नमी होती है मॉइस्चर का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, टेंसियोमीटर। क्या होगा, ए टेंसियोमीटर। थर्मामीटर आप लोगों को पता ही है, ताप मापने के लिए किया जाता है।
और पोटोमीटर वाष्पो उत्सर्जन की दर को मापने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर दोस्तों क्या होता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायु में आर्द्रता, वायु में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट, ये रहा एक शानदार क्वेश्चन। रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? बीज बुआई में, फसल कटाई में, फसल गहाई में, बोथ बी एंड सी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके 2011 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि सीधे पेपर के आधार पे इसमें रखे गए हैं। आइए समझते हैं। रीपर दोस्तों, रीपर या मोवर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रीपर या मोवर दोनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फसल कटाई के लिए किया जाता है। रीपर या मोवर, रीपर या मोवर, रीपर या मोवर दोनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फसल कटाई के लिए किया जाता है। और मड़ाई के लिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आलपेड थ्रेसर, ये आलपेड थ्रेसर या पावर थ्रेसर दोनों का प्रयोग दोस्तों मड़ाई के लिए किया जाता है। बीज बुआई के लिए देसी हल है, कल्टीवेटर है, डिबलर है, सीड ड्रिल है और प्लांटर, इन सभी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बीज बुआई के लिए किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या होगा? बी, फसल कटाई के लिए। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? आम, अमरूद, केला, नींबू। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कई बार एग्जाम में दोस्तों ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और ये जो क्वेश्चन आपका जो सेट करवा रहे हैं ये 2011 टीजीटी का सेट है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपके टीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जेली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जेली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए जल्द से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जेली बनाने के लिए अमरूद का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। किसका प्रयोग? अमरूद का। गावा, यानी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? बी, गावा, यानी कि अमरूद का प्रयोग जेली बनाने के लिए किया जाता है। जेली बनाने के लिए दोस्तों ऐसे फलों को चुना जाता है जिसमें सुगंध, पैक्टिन और एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी गुण जो होते हैं दोस्तों अमरूद में देखने को मिलते हैं, इसलिए अमरूद का प्रयोग जेली बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो होते हैं सेब है, करौंदा है, सेब, करौंदा और रोजेल, रोजेल का भी प्रयोग जेली बनाने के लिए किया जाता है। जेली में किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अमरूद में क्या होता है दोस्तों? पेक्टिन की मात्रा इन सभी फलों की तुलना में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुरबिट्स की पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का आकार उपयुक्त होता है 4 × 6 सेंटीमीटर, 10 × 15 सेंटीमीटर, या फिर 25 × 35 सेंटीमीटर, या 40 × 50 सेंटीमीटर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10 गुणे 15 सेंटीमीटर। क्या होगा दोस्तों? 10 गुणे 15 सेंटीमीटर के बैग का प्रयोग जो होता है कुकुरबिट्स की पौध तैयार करने के लिए, पॉलीथीन जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका जो मतलब व्यास होता है, व्यास, पॉलीथीन का जो व्यास होता है, पॉलीथीन का व्यास 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास होना चाहिए। और जो ऊंचाई होती है पॉलीथीन की, ऊंचाई की बात की जाए तो ये 15 से 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 15 से 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खरबूजे के लिए बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी है? 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 और 6 से 7। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। खरबूजे के लिए दोस्तों पूछा गया है बीज दर। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। खरबूजे के लिए जो बीज दर होती है दोस्तों वो 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। ठीक है। और इसके लगाने की बात की जाए तो दूरी, जो डिस्टेंस होती है मैदानी क्षेत्रों में, दूरी की बात की जाए मैदानी क्षेत्रों में कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 1.5 से 0.9 गुणे 0.9 मीटर, या फिर 2 गुणे 0.6 मीटर। और नदियों के किनारे बात की जाए, नदियों के किनारे 1.5 से गुणे 1 मीटर ये डिस्टेंस रखी जाती है लगाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 से 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है खरबूजे यानी कि मस्क मेलन के लिए। नेक्स्ट, सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा सितंबर, अक्टूबर। क्या होगा दोस्तों? सितंबर, अक्टूबर। जो सलाद के लिए नर्सरी की जाती है दोस्तों, उसके लिए उपयुक्त समय कौन सा है? उपयुक्त महीना सितंबर और अक्टूबर, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। और इसकी जो रोपाई होती है दोस्तों, नर्सरी में बीज बुआई के बाद 5 से 6 सप्ताह के बाद दोस्तों ये जो होते हैं रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। और इसका महीना मैंने आप लोगों को बता दिया, सितंबर, अक्टूबर में। और खेतों में यदि सीधी बुआई करनी हो तो अगस्त से लेकर सितंबर तक का समय जो होता है वो उपयुक्त होता है। और इसके बीच के पंक्तियों के बीच की दूरी की बात की जाए तो 45 गुणे 30 सेंटीमीटर दूरी रो एंड कॉलम की रखी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रो एंड कॉलम की जो डिस्टेंस है वो 45 गुणे 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। अगर नर्सरी में आप लोगों को उगाना है तो सितंबर, अक्टूबर में इसकी बुआई कीजिए, या फिर सीधे खेत में बुआई करनी है तो इसके लिए उपयुक्त समय अगस्त से लेकर सितंबर तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवल पॉइंटेड गार्ड में प्रवर्धन होता है, यानी कि प्रोपेगेशन मेथड ऑफ पॉइंटेड गार्ड। आप लोगों को बताना है प्रोपेगेशन मेथड इन पॉइंटेड गार्ड। बताइए इसमें क्या होगा? परवल में प्रवर्धन जड़ों द्वारा, लीफ कटिंग द्वारा, बीज द्वारा, लताओं की कटिंग द्वारा। ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोग जानते होंगे। परवल में जो प्रवर्धन होता है वो
वाइन कटिंग किसके द्वारा होता है? वाइन कटिंग के द्वारा होता है, यानी कि इसमें जो प्रोपेगेशन होता है वो वाइन कटिंग के द्वारा होता है। ठीक है। और परवल की बॉटिकल नेम की बात कर ली जाए, कभी कभी ये भी पूछा गया एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ट्राइकोसैंथस, क्या नाम है? ट्राइकोसैंथस, ट्राइकोसैंथस डायोका। क्या नाम है? ट्राइकोसैंथस डायोका। और जो कटिंग होती है, कटिंग की आवश्यकता कितनी पड़ती है? 2000 से रोपाई के लिए, 2000 से 2500 कटिंग प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। बॉटिकल नेम ट्राइकोसैंथस डायोका है। प्रवर्धन के लिए यानी कि बुआई के लिए, रोपाई के लिए जो आवश्यकता पड़ती है कटिंग्स की, वाइन्स की, वो कितनी आवश्यकता पड़ती है? 2000 से 2500 कटिंग की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर। और परवल का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? इंडिया है। ओरिजिन क्या है दोस्तों परवल का? ओरिजिन जो है वो इंडिया है। नेक्स्ट, आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली या चौसा? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? मोस्ट सुटेबल वैरायटी ऑफ मैंगो फॉर हाई डेंसिटी प्लांटेशन इज, एक बार दोबारा सुन लीजिए, मोस्ट सुटेबल वैरायटी ऑफ मैंगो फॉर हाई डेंसिटी प्लांटेशन इज, आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली या चौसा? दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आम्रपाली वैरायटी जो है इसको सघन बागवानी के रूप में अपनाया जाता है। कौन सी वैरायटी है? सघन बागवानी के लिए कौन सी वैरायटी का प्रयोग किया जाता है? आम्रपाली। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, आम्रपाली। आम्रपाली किससे तैयार की गई है? दशहरी और नीलम के संकरण से। आम्रपाली जो वैरायटी है आम की, दशहरी और नीलम के संकरण से, दशहरी और नीलम के संकरण से आम्रपाली वैरायटी तैयार की गई है। इसके पौधे जो होते हैं दोस्तों वो बौने होते हैं और इसी को सघन बागवानी के लिए अपनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? मक्खी, पत्ती भेदक यानी लीफ हॉपर, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई या बीज? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। लिटिल लीफ, आप लोगों को बताना है जो लिटिल लीफ डिजीज होती है इन ब्रिंजल, वो किसके द्वारा प्रसारित होती है? लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड बाई, आप लोग बताएंगे लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड बाई फ्लाई, लीफ हॉपर, पत्ती भेदक या सफेद मक्खी या बीज के द्वारा? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? लीफ हॉपर यानी कि पत्ती भेदक। बैंगन में जो लिटिल लीफ डिजीज होती है वो किसके द्वारा प्रसारित होती है? वो पत्ती भेदक के द्वारा प्रसारित होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बी। प्रसारित तो ये पत्ती भेदक के द्वारा होती है, लेकिन और इसके लिए उत्तरदायी कौन सा कारक होता है, मतलब कौन सा जीव होता है? माइकोप्लाज्मा। कारण माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। प्रसारित किसके द्वारा होती है? पत्ती भेदक लीफ हॉपर के द्वारा, लेकिन इसका जो कारण होता है वो माइकोप्लाज्मा है।
ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, पौधा बौना हो जाता है, पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। उपाय की बात की जाए तो रोग रोधी पौधे जो होते हैं उनको उखाड़कर ही जला देना चाहिए। ठीक है, और लीफ हॉपर के नियंत्रण के लिए 0.1% मैलाथियान का स्प्रे हमें करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अरका किसकी एक उन्नतशील किस्म है? ककड़ी, खीरा, तरबूज या खरबूजा? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ककड़ी। अरका शीतल जो है ये ककड़ी की एक उन्नतशील किस्म है, यानी कि लॉन्ग मेलन। किसकी किस्म है? ये ककड़ी की एक महत्वपूर्ण किस्म है अरका शीतल, जो कि IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु से निकली है। कहाँ से निकली है? IIHR बेंगलुरु से। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके जो फल होते हैं वो कोमल और हल्के रंग के होते हैं। फल की लंबाई की बात की जाए दोस्तों तो ये लगभग में 22 सेंटीमीटर लंबे और 100 ग्राम तक के वजन होते हैं। कितने वजन होते हैं? 100 ग्राम। और लंबाई जो होती है 22 सेंटीमीटर तक होती है। वैरायटी किसकी है? ककड़ी की। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किस्में जो हैं, अन्य किस्मों की बात की जाए जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अन्य किस्में लखनऊ अली, लखनऊ अली जो वैरायटी है ये भी ककड़ी की वैरायटी है। नसदार, नसदार, सिक्किम ककड़ी, सिक्किम ककड़ी क्योंकि सिक्किम में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये हैं इसके महत्वपूर्ण वैरायटियां जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ककड़ी की बीज दर की बात की जाए, बीज दर तो 2 से 3 किलोग्राम, बीज दर 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीरा, कोकंबर का उद्भव केंद्र कौन सा है? खीरा, खीरा पूछा गया दोस्तों। विच कंट्री इज ओरिजिन ऑफ कोकंबर? खीरा का उद्भव स्थान कौन सा देश है? अफ्रीका, भारत, मैक्सिको, चीन? आप लोगों को पता होगा दोस्तों, खीरा का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, इसका जो बॉटिकल नेम है वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉटिकल नेम जो है इसका कुकमिस सेटाइवस। ठीक है, कुकमिस सेटाइवस जो है ये इसका बॉटिकल नेम है। और ये जायद की फसल है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। खीरा का प्रयोग सर्वाधिक सलाद के रूप में भारत में किया जाता है। इसकी जो वैरायटीज़ हैं जो अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसमें से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जापानीज लॉन्ग, और इसके अतिरिक्त कौन कौन सी हैं? जापानी लॉन्ग हो गई, खीरी पूना, फैजाबादी, कल्याणपुरी मध्यम, ये इसकी महत्वपूर्ण वैरायटियां हैं जो कि आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सीड प्लॉट टेक्निक को आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया था? यानी कि एसपीटी जो टेक्निक है ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? सीड प्लॉट टेक्निक। सीड प्लॉट टेक्निक जो है दोस्तों ये पुष्कर नाथ के द्वारा, किसके द्वारा विकसित की गई थी? पुष्कर नाथ। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चंस कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। तो ये सीड प्लॉट टेक्निक जो है ये पुष्कर नाथ के द्वारा डेवलप की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और सत्र की बात की जाए तो 1967 में इस विधि में जो होता है, जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो वायरस मुक्त होते हैं। इस विधि से तैयार किए गए पौधे वायरस मुक्त होते हैं तथा मैदानी भागों में बीज तैयार करने के लिए काम में लेते हैं इस विधि को। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फूल गोभी कलीफ्लावर के बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? फूल गोभी के लिए दोस्तों पूछा गया है बीज दर। आप लोग बताएंगे 50 से 150, 200 से 300, 350 से 600, 700 से 1200। इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 350 से 600 ग्राम। कलीफ्लावर के लिए जो सीड रेट होता है वो कितना होता है? वो 350 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, और जो मध्यम वैरायटी होती हैं और पछेती के लिए बात की जाए तो 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से मिर्च की लीफ कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है? सॉरी, लीफ कर्ल जो डिजीज होती है मिर्च में, वो उसके प्रतिरोधी किस्म इसमें भास्कर, सम्राट, पूसा रोहिणी, पूसा ज्वाला। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? लीफ कर्ल दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पूसा ज्वाला। क्या होगा? पूसा ज्वाला, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। लीफ कर्ल जो डिजीज होती है दोस्तों, लीफ कर्ल जो वायरस होता है इसके प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? पूसा ज्वाला है। लीफ कर्ल वायरस ये मिर्च का और टमाटर का, यानी कि सोलेनेसी कुल की जो जितनी भी फसलें होती हैं उनका ये प्रमुख रोग होता है। इस रोग से प्रभावित पौधे क्या होते हैं? पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पौधे छोटे हो जाते हैं और अंततः क्या होती है? पौधे सूख जाते हैं। उसके बाद पौधे सूखने के बाद क्या होते हैं? जो उत्पादन होता है काफ़ी प्रभावित होता है। और साथ ही में बात की जाए, ये रोग जो होता है, इस रोग का वेक्टर यानी कि वाहक कौन होता है? सफ़ेद मक्खियाँ होती हैं। वाहक कौन होता है? सफ़ेद मक्खी। वाहक सफ़ेद मक्खी होती है, सफ़ेद मक्खी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तो राइट आंसर इसका दोस्तों पूसा ज्वाला। नेक्स्ट, मटर के बीज अंकुरण हेतु उपयुक्त तापक्रम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग बताएंगे। मटर के अंकुरण के लिए पूछा गया टेम्परेचर दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। मटर के बीज अंकुरण के लिए 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मटर अंकुरण 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है।
इसके अतिरिक्त अलसी है, लूसन है, बरसीम है, सोयाबीन, इनके लिए भी टेम्परेचर की बात की जाए तो 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वहीं पे गेहूं और जौ के लिए बात की जाए, गेहूं के लिए तो ये गेहूं और जौ तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और तंबाकू के लिए 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं पे ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, कपास के लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चंस होगा, और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उत्तर भारत में शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो की लताओं को रोपने का उपयुक्त समय है मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर भारत में जो शकरकंद होता है यानी कि स्वीट पोटैटो, इसकी रोपाई, लताओं की जो रोपाई होती है उसके लिए उपयुक्त समय कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा, जून जुलाई। क्या होगा, जून जुलाई, यानी कि वर्षा ऋतु में जो स्वीट पोटैटो होता है इसकी लताओं की रोपाई की जाती है। लेकिन कहाँ पे दोस्तों, ये उत्तर भारत की बात की जा रही है, उत्तर भारत। और वहीं पे दक्षिण भारत की बात की जाए, दक्षिण भारत में इसकी जो रोपाई का समय होता है दक्षिण भारत में अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, समय के अभाव के चलते आज हम यहीं तक करवा रहे हैं। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यदि दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।